क्लास 12th में आज हम सेट 6 जिसमें हम GU को सॉल्व करेंगे यहाँ पर, जिसमें सबसे पहला क्वेश्चन है द्वय निषेचन का क्या तात्पर्य है। अर्थात यहाँ पर पूछा गया है डबल फर्टिलाइजेशन। तो डबल फर्टिलाइजेशन यहाँ पर क्या है। तो डबल फर्टिलाइजेशन का मतलब है यहाँ निषेचन की क्रिया 2 बार होती है। तो अगर इसमें हम देखेंगे तो एक जो मेल गैमीट है, नर युग्मक है, एग सेल के साथ फ्यूजन करता है और दूसरा जो नर युग्मक है वो द्वितीयक केंद्रक के साथ संयोजन करता है। तो यहाँ पर इन दोनों से मिलकर बनता है जाइगोट और इन दोनों से मिलकर बनता है एंडोस्पर्म। उसके बाद यहाँ पूछा है बीजांड का वह स्थान जहाँ बीजांड वृंत जुड़ा होता है उसे क्या कहते हैं। तो बीजांड का जब हम डायग्राम बनाते हैं कुछ इस तरीके से, ये इस जगह पे जुड़ा हुआ है, इसको फ्यूनिकल कहते हैं। ठीक, तो ये जो फ्यूनिकल है ये ऊपर का ये भाग हो गया पूरा ओव्यूल। इस ओव्यूल में ये इस जगह पर जुड़ा हुआ है। जिस जगह पर ये जुड़ा होता है उसको यहाँ पर कहते हैं हाइलम कहते हैं। ये स्थान यहाँ पर क्या कहलाएगा, हाइलम कहलाता है यहाँ पर ये। ठीक, अब इसके बाद तीसरा क्वेश्चन पूछा है जेनेटिक इंजीनियरिंग का उपयोग होता है, यानी जेनेटिक इंजीनियरिंग का प्रयोग कहाँ कहाँ होता है, इसका जो एप्लीकेशंस हैं वो कौन कौन से हैं, अनुप्रयोग कहाँ कहाँ होता है। तो कृषि में भी होता है। तो कृषि में हम बनाते हैं GMO फसल, GMO फसल में हम बनाते हैं BT फसलें। दूसरा हम यहाँ पर बनाते हैं RNA इंटरफेरेंस टेक्नोलॉजी द्वारा इंसेक्ट रेजिस्टेंस प्रजातियों को तैयार करते हैं यहाँ पर ये। दूसरा चिकित्सा में, तो चिकित्सा में विभिन्न प्रकार की वैक्सीन बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा जीन थेरेपी में भी इसका प्रयोग किया जाता है, वैक्सीन बनाने में और जीनी चिकित्सा में भी इसका प्रयोग किया जाता। तो यहाँ पर ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, सभी। उसके बाद यहाँ पूछा है टीबी के टीके का नाम है, तो इसको यहाँ पर बोलते हैं VCG कहते हैं यहाँ पर ये। इसके बाद क्वेश्चन यहाँ पूछा गया है कि पुष्पदल का क्या कार्य है। पुष्पदल अर्थात जो कलर्ड पंखुड़ियाँ होती हैं उनको पुष्पदल कहते हैं। ठीक है, तो पुष्पदल जो है एक प्रकार से जब क्रॉस पॉलिनेशन होता है, पर परागण होता है, क्रॉस पॉलिनेशन होता है, तो उसमें ये जो कीट हैं कीटों को आकर्षित करने का काम करता है। इसके अलावा थोड़ा सुरक्षा भी देते हैं यहाँ पर ये। इसके बाद यहाँ क्वेश्चन पूछा है कि टेस्टिस के 2 प्रमुख कार्य लिखिए। तो टेस्टिस के 2 प्रमुख कार्यों में पहला कार्य हो गया यहाँ पर स्पर्म का प्रोडक्शन, यानी कि उत्पादन, स्पर्म का निर्माण हो गया। दूसरा कार्य हो गया यहाँ पर 1 नंबर में पूछा गया है, दूसरा हो गया हार्मोन्स का निर्माण। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन जो है यहाँ पर बनता है, टेस्टोस्टेरोन जो हार्मोन है वो यहाँ पर बनता है। उसके बाद यहाँ पर पूछा है IUD का पूरा नाम। आई का मतलब हो गया इंट्रा, यू का मतलब हो गया यूटेराइन,
डी का मतलब हो गया डिवाइस। तो इंट्रा यूट्राइन डिवाइस इसके लिए कहते हैं। जैसे कॉपर टी जो है वो क्या कहलाएगी यहाँ पर, इंट्रा यूट्राइन डिवाइस कहलाएगी। इसके अलावा कॉपर टी, सेबिन मल्टीलोटेड, ये भी इसी के आईयूडी के अंतर्गत ही यहाँ पर आती है। उसके बाद है डाउन सिंड्रोम क्या है, इस पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। ये पहले सेट में भी आ चुका है। तो डाउन सिंड्रोम का मतलब है जैसे कुल क्रोमोसोम होते हैं यहाँ पर, क्वेश्चन है यहाँ पर 2 का घ, डाउन सिंड्रोम। तो डाउन सिंड्रोम में क्या होता है, जैसे मनुष्य है तो मनुष्य में 46 क्रोमोसोम होते हैं। यहाँ पर होते हैं ये 23 पेयर्स में होते हैं, 23 जोड़े में यहाँ पर ये होते हैं। तो जब जोड़े बनाते हैं हम तो यहाँ लिखेंगे जैसे एक पहला जोड़ा, दूसरा जोड़ा, ऐसे तीसरा जोड़ा, चौथा, पाँचवा, छठा, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, ऐसे कुल मिला के यहाँ पर इस तरीके से जोड़े होते हैं। तो प्रत्येक जोड़े पर जो क्रोमोसोम्स हैं उनकी संख्या 2 होनी चाहिए। इस तरीके से प्रत्येक जगह पर जो क्रोमोसोम्स हैं वो कितने होने चाहिए, 2। जैसे 20 पर भी कितने होंगे, 2 होंगे। ठीक, 22 पर भी कितने होंगे, यहाँ पर 2 क्रोमोसोम्स होंगे यहाँ पर ये। अब जैसे 23 है तो 23 पर भी कितने क्रोमोसोम होने चाहिए, यहाँ पर 2 होने चाहिए यहाँ पर ये, इस तरीके से। लेकिन यहाँ जो है एक क्रोमोसोम्स जो है वो क्या हो जाता है, अतिरिक्त हो जाता है। ये जब एक क्रोमोसोम्स यहाँ पर बढ़ जाता है, कौन से पर बढ़ा, 21 पर, तो इसको यहाँ पर बोलते हैं ट्राइसोमी। ठीक, जब एक गुणसूत्र यहाँ बढ़ जाता है तो कुल गुणसूत्रों की संख्या हो जाती है 47। ठीक, तो इसी को यहाँ पर बोला जाता है डाउन सिंड्रोम। तो डाउन सिंड्रोम के लिए मंगोलिज्म जड़ता के नाम से भी जानते हैं। इसमें बच्चा मंद बुद्धि होता है, जीभ बाहर की तरफ लटकी रहती है, अंगुलियां ठूठ के समान होती हैं, हाथ पैर बेमेल हो जाते हैं, आंखें दूर दूर होती हैं, हाथों पर पाल्म कीच पाई जाती है। इससे पहले हम इसको समझ चुके हैं। इसके बाद क्वेश्चन पूछा गया है प्रोकैरियोटिक तथा यूकैरियोटिक डीएनए में 2 अंतर लिखिए। तो हम यहाँ पर पढ़ेंगे प्रोकैरियोटिक डीएनए और दूसरा हो गया यहाँ पर यूकैरियोटिक डीएनए। तो प्रोकैरियोटिक जो डीएनए होता है वो प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में होता है और ये जो डीएनए है यहाँ पर ये जो है सर्कुलर होता है। कैसा दिख रहा है आपको, ये सर्कुलर डीएनए होता है। यहाँ पर ये जो डीएनए है वो लाइनर होता है, रेखाकार डीएनए जो है वो देखने के लिए मिलता है, लाइनियर होता है। तो पहला अंतर ये हो गया कि ये वृत्ताकार होता है और ये रेखाकार होता है। दूसरा ये है कि इस वाले डीएनए के साथ हिस्टोन प्रोटीन नहीं पाई जाती है। यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो डीएनए के साथ हिस्टोन प्रोटीन पाई जाती है। जैसे हम न्यूक्लियोसोम्स का जब चित्र बनाते हैं तो आपने देखा होगा कुछ इस तरीके से बनाते हैं, जैसे S2, S2A, S2B, H3, H4,
तो ये हिस्टोन प्रोटीन कहलाती है। ये वाली जो स्ट्रक्चर है इसको हम बोलते हैं डीएनए। यहाँ पर होता है एक H1, तो इनको यहाँ हिस्टोन प्रोटीन कहते हैं। तो इस प्रकार से दो अंतर यहाँ पर हो गए। क्वेश्चन है यहाँ पर 3 का, रेड डाटा बुक पर टिप्पणी लिखिए। तो रेड डाटा बुक के लिए यहाँ पर बोला जाता है इसे लाल आंकड़ों की पुस्तक। पहली चीज़ ये है कि ये IUCN द्वारा प्रकाशित होती है। दूसरी चीज़ ये है कि इसमें संकटग्रस्त पादप व जंतु जातियों की सूची होती है। 1963 में फर्स्ट टाइम ये जो रेड डाटा बुक है वो प्रकाशित हुई थी। लेटेस्ट 2008 में ये जो है 2008 में जो प्रकाशित हुई है उसको हम ये कह सकते हैं कि ये सबसे लास्ट में प्रकाशित हुई है, इसको बोलेंगे लेटेस्ट रेड डाटा बुक है। रेड डाटा बुक है यहाँ पर ये। सन 2000 में रेड डाटा बुक में जो प्लांट्स और एनिमल्स हैं जिनको हम कहेंगे एंडेंजर्ड स्पीसीज हैं, इनकी संख्या लगभग ये मान के चलिए कि यहाँ जो संख्या है जंतुओं की और पौधों की रेड डाटा बुक में वो लगभग 2000 के आसपास थी। ठीक है, धीरे धीरे क्या है रेड डाटा बुक में जो संकटग्रस्त जातियां हैं उनकी संख्या बढ़ती जा रही है यहाँ पर ये। अब हम इससे जो अगला क्वेश्चन है उसको पढ़ेंगे। यहाँ पर मलेरिया रोग कैसे फैलता है, इसकी रोकथाम के उपाय लिखिए। तो क्वेश्चन है यहाँ पर 3 का, मलेरिया रोग। तो मलेरिया रोग जो है यहाँ पर एक प्रोटोजोआ परजीवी है उसके कारण फैलता है। तो इसका जो रोग, एक तो रोगजनक होगा, एक होगा रोग वाहक। ठीक, रोगजनक जिसके द्वारा ये रोग होता है उसको बोलते हैं प्लाज्मोडियम कहते हैं। इस प्लाज्मोडियम की 4 प्रजातियां होती हैं और ये प्रोटोजोआ जो संघ है उसका ये जंतु है। यहाँ पर ये प्लाज्मोडियम बाइवेक्स, प्लाज्मोडियम ओवल, प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम और प्लाज्मोडियम मलेरी। इसकी जो वाहक होती है वो होती है संक्रमित मादा एनाफिलीज मच्छर। जब संक्रमित मादा एनाफिलीज मच्छर जब किसी स्वस्थ व्यक्ति को काटती है तो जो प्लाज्मोडियम है उसके शरीर में चला जाता है और वहाँ पर वो मलेरिया रोग उत्पन्न हो जाता है। दूसरी बात ये है कि यहाँ पूछा है कि इस रोग के रोकथाम के उपाय। तो अगर हम यहाँ पर बात करें रोकथाम के उपाय, तो उपाय में यही है कि पहले तो हमें जो है स्वच्छता रखनी चाहिए। दूसरा ये है घरों के आसपास जल भराव
नहीं होने देना चाहिए। तीसरा है बरसात का पानी जैसे घर की छत पर या कहीं भर जाता तो वो नहीं भरा होना चाहिए। अगला ये है कि जो मच्छर हैं, मच्छरों को नष्ट करना चाहिए। जैसे मच्छर हैं, मच्छरों के लार्वा हैं, इन सबको यहाँ पर क्या कर देना चाहिए? नष्ट कर देना चाहिए। घरों की खिड़की, दरवाज़ों पर जाली लगी होनी चाहिए, जाली लगी होनी चाहिए। इसके अलावा ये है कि हम मच्छरदानी लगाकर सोना चाहिए। तो हम मच्छरदानी लगाकर सो सकते हैं, मच्छरों से बचाव कर सकते हैं। इसके अलावा विभिन्न रसायनों का प्रयोग करके भी हम मच्छरों को ख़त्म कर सकते हैं। यहाँ पर ये क्वेश्चन है, यहाँ पर पुनर्योगज डीएनए नहीं, पेय पदार्थों तथा डबलरोटी बनाने में सूक्ष्म जीव किस प्रकार हमारी मदद करते हैं? 2 अंक का क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पर ये। तो ये हो गया 3 का। तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात करेंगे पेय पदार्थ। पेय पदार्थ, तो पेय पदार्थ में यहाँ पर आ जाती है शराब। तो शराब बनाने में सैक्रोमाइसीज जो एक ईस्ट है उसका प्रयोग किया जाता है। अब सैक्रोमाइसीस सेरेविसी जो है, सैक्रोमाइसीस जो कवक है वो 2 तरीके का होता है। एक तो होता है ब्रेड बनाने के काम में आता है जिसको ब्रेकर्स ईस्ट कहते हैं, दूसरा शराब बनाने के काम में आता है। तो शराब बनाने में हम जो है सैक्रोमाइसीस एलिप्सोइडियस कवक, वो सैक्रोमाइसीस एलिप्सोइडियस जो ईस्ट है उसका प्रयोग करते हैं। सैक्रोमाइसीस एलिप्सोडियस जो ईस्ट है इसका प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा ताड़ के वृक्ष से जो है टोडी बनाई जाती है, तो वो भी एक पेय पदार्थ के अंतर्गत ही आती है। यहीं पर पूछा गया है कि डबल रोटी बनाने में, डबल रोटी, तो डबल रोटी बनाने में क्या होता है? मैदा। तो मैदा में मिला दिया जाता है सैक्रोमाइसीस सेरेविसी मिला दिया जाता है। अब सैक्रोमाइसीस सेरेविसी क्या करता है? उसके अंदर जो सैक्रोमाइसीस सेरेविसी कवक है, ये जो मैदा होता है, मैदे में करता है किण्वन की क्रिया, किण्वन की क्रिया करता है, फर्मेंटेशन की क्रिया करता है। तो फर्मेंटेशन की क्रिया में यहाँ पर ये उत्पन्न करता है एथिल अल्कोहल, साथ में यहाँ पर उत्पन्न करता है CO2। अब ये जो मैदा होती है, इस मैदा को जब गर्म किया जाता है तो ये CO2 कहाँ आती है? बाहर आती है। बाहर आती है तो डबल रोटी जो है वो छिद्रयुक्त हो जाती है और फूल जाती है यहाँ पर ये। तो इस प्रकार डबल रोटी बनाने में भी किसका प्रयोग हो रहा है? सूक्ष्म जीव का प्रयोग हो रहा है, जिसका नाम है सैक्रोमाइसीस सेरेविसी कवक। और ये जो कवक है वो कौन सा है? ईस्ट कवक है। क्वेश्चन है यहाँ पर पुनर्योगज डीएनए की क्या उपयोगिता है? तो यहाँ पर उन्होंने पूछा है रिकॉम्बिनेंट डीएनए यानी rDNA के बारे में पूछा है। देखिए ये है क्वेश्चन 3 और घ, ठीक। तो रिकॉम्बिनेंट डीएनए किसे कहते हैं? जैसे मान लीजिए ये है एक प्लाज्मिड, ये प्लाज्मिड, ठीक। अब ये जो प्लाज्मिड है इससे जोड़ दिया हमने कोई फॉरिजिन डीएनए,
इतना हिस्सा। डीएनए। अब इस डीएनए को हम ट्रांसफर कर देंगे किसके अंदर? होस्ट सेल के अंदर। क्योंकि अब यहाँ दो तरीके का डीएनए हो गया, ये तो एक अलग डीएनए है, ये दूसरा डीएनए है, तो इन दोनों को मिलाकर एक डीएनए तैयार किया गया, इसी को बोलेंगे आरडीएनए, रिकॉम्बिनेंट डीएनए। विभिन्न टेक्निक्स की मदद से इसको पहुंचा दिया जाएगा होस्ट सेल के अंदर। ये जब इसको होस्ट सेल के अंदर पहुंचा दिया जाएगा तब ये वहां पर अपनी, क्योंकि डीएनए क्या है? जीन है, तो अब ये वाला जो हिस्सा है इसका, ये देगा यहाँ पर रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन। ठीक, तो आरडीएनए का जो उपयोग है वो किसको प्राप्त करने में किया जाता है? रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन को प्राप्त करने में किया जाता है। यहाँ पर ये, क्योंकि ये हॉट सेल में जाकर क्या करेगा? क्लोन भी बनाएगा, वहाँ पर अपने लक्षण फिनोटाइप जो है, जीनोटाइप है तो अपने फिनोटाइप को प्रदर्शित करेगा और एक रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन बनाएगा। अब इस रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन का यूज जो है वो मनुष्य के लिए किया जाता है, जैसे वैक्सीन बनाने में या और विभिन्न प्रकार के ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर बनाने में, ग्रोथ हार्मोन बनाने में, इंसुलिन बनाने में, इस तरीके से कई जगह इसका प्रयोग किया जाता है। यहाँ पर ये क्वेश्चन है यहाँ पर 3 और ये है बीटी कपास पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो यहाँ पर क्वेश्चन में पूछा गया है 3 बीटी कॉटन के बारे में पूछा गया है, उस पर टिप्पणी लिखनी है एक छोटी सी। तो बीटी कॉटन का मतलब ये है, जो कॉटन होता है, कॉटन को एक जो कीट है वो बहुत अधिक नुकसान पहुंचाता है, उस कीट को बोलते हैं हम बॉलवॉर्म। बॉलवॉर्म कहते हैं, जो मुकुल कृमि इसके लिए कहा जाता है हिंदी में। तो ये उसको नुकसान पहुंचाता है। तो इससे बचाने के लिए साइंटिस्टों ने क्या किया? यहाँ पर बायोटेक्नोलॉजी का प्रयोग किया। एक मिट्टी में यानी कि सॉइल में एक जीवाणु पाया जाता है जिसको बोलते हैं बैसिलस thuringiensis कहते हैं। बैसिलस thuringiensis में एक प्रोटीन बनती है जिसको बोलते हैं क्राई प्रोटीन। अब ये जो क्राई प्रोटीन है, ये जो है एक प्रकार से विषाक्त होती है। विषाक्त होती है किसके लिए? बॉलवॉर्म के लिए, मुकुल कृमि के लिए यहाँ पर ये पॉइजनस का काम करती है। लेकिन ये जो है बैसिलस thuringiensis के लिए इनएक्टिव होती है। यहाँ पर यहाँ इस पर कोई इसका प्रभाव नहीं होता है। तो इस क्राई प्रोटीन को बनाने के लिए एक जीन इस जीवाणु के अंदर पाया जाता है जिसको बोलते हैं क्राई जीन। ठीक, वैज्ञानिकों ने क्या किया? इस बैसिलस thuringiensis का क्राई फर्स्ट AC और एक दूसरा जीन जिसको हम बोलेंगे क्राई सेकंड AB, ये दोनों जो जीन हैं, इन जीन को कॉटन में ट्रांसफर कर दिया। अब ट्रांसफर करने के बाद क्या हुआ? यहाँ पर जो कॉटन का पेड़ बना उसको इन्होंने नाम दिया बीटी कॉटन।
अब इस बीटी कॉटन के अंदर भी क्या बनती है, क्राई प्रोटीन बनती है। अब ये जो क्राई प्रोटीन है वो स्तनधारी व अन्य जीवों के लिए हानिकारक नहीं होती है, लेकिन अगर ये वॉलवॉर्म इस बीटी कॉटन को खाएगा तो उसकी मृत्यु हो जाएगी, उसकी डेथ हो जाती है, क्योंकि ये उसके आंत में, उसके जो आंत के रिसेप्टर होते हैं उसके साथ ये जुड़ जाती है, आंत में छेद कर देती है और आंत सूज जाती है और आंत फट जाती है, जिससे कीट की मृत्यु हो जाती। बाकी जीवों पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। क्वेश्चन पूछा गया है 4 का, तो 4 का में क्वेश्चन पूछा गया है, एक आवृतबीजी एंजियोस्पर्म प्लांट्स है, उसका एक प्रारूपिक बीजांड की संरचना का सचित्र वर्णन करना है। तो यहाँ पर हो गया क्वेश्चन 4, बीजांड की संरचना का सचित्र वर्णन। तो ये 3 अंक में ये आया है, 3 नंबर का ये क्वेश्चन है। तो बहुत इजी है इसको बनाना। तो ये वाला जो हो गया यहाँ पर, इसको बोलते हैं फ्यूनिकल। ठीक, यहाँ नीचे वाला जो चौड़ा हिस्सा होगा वैसे इसको बोलते हैं प्लेसेंटा। अब ये जो आप 2 भित्तियाँ देख रहे हैं इस पर, इनको बोलते हैं इंटेगुमेंट। इंटेगुमेंट कहते हैं। तो बाहर वाली को आउटर, दूसरे वाले को इनर कहेंगे। तो ये बाहर वाली हो गई आउटर और ये वाली हो गई इनर, इंटेगुमेंट कहेंगे। ये जो यहाँ एक छिद्र है, ये छोटा सा, इसको बोलते हैं माइक्रोपाइल। माइक्रोपाइल कहते हैं। अब जहाँ से ये ऊपर से अगर देखेंगे तो यहाँ से ये आ रही हैं, जो इंटेगुमेंट्स हैं वो आ रही हैं ऊपर की तरफ से। तो ये जो ऊपर वाला भाग है इसको बोलते हैं कैलजा जा कहते हैं। इसके अलावा इसके अंदर अगर हम देखें तो होता है एम्ब्रायोसैक। तो इसको बोलेंगे यहाँ पर एम्ब्रायोसैक। केवल चित्र भी आ जाता है बनाने के लिए पेपर में। एम्ब्रायोसैक के अंदर अगर देखें तो कैलजा की ओर 3 सेल्स पाई जाती हैं। ये तो इनको बोलते हैं एंटीपोडल सेल। एंटीपोडल सेल कहेंगे। ये हैप्लॉइड होती हैं। यहीं पर 2 सेल्स होती हैं। इन सेल्स के लिए बोलते हैं पोलर न्यूक्लियाई कहते हैं। यहाँ पर ये पोलर न्यूक्लियाई कहते हैं यहाँ पर ये। अब इस पर नीचे की तरफ अगर हम देखें तो यहाँ ये 2 सेल्स होती हैं। इसके ऊपर एक सेल्स और पाई जाती है इस तरीके से। तो इसको यहाँ बोलते हैं एग सेल कहते हैं। यहाँ नीचे की तरफ जो सेल बन गई ये, इनको सिनर्जिड सेल कह सकते हैं या फिर इनको बोलते हैं हेल्पिंग सेल कहते हैं। जिड सेल्स कहते हैं या हेल्पिंग सेल्स कहते हैं। तो ये भी हैप्लॉइड होती हैं। अब यहाँ 2 अलग अलग हैं इसलिए ये हैप्लॉइड कहलाएंगी। तो ये हो गया यहाँ पर ओव्यूल का डायग्राम। इसको बोलेंगे LS ऑफ
ओव्यूल कहेंगे यहाँ पर ये। तो इस तरीके का जो ओव्यूल है नीचे की तरफ मुख वाला ये जो है लगभग 85% जो प्लांट्स हैं उनमें पाया जाता है और इसको एनाट्रोपस के नाम से जानते हैं। एनाट्रोपस ओव्यूल कहते हैं यहाँ पर ये, एनाट्रोपस ओव्यूल कहेंगे यहाँ पर ये। अब हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 4 का खा। तो पक्षियों में तथा मधुमक्खियों में लिंग निर्धारण। 4 खा। तो सबसे पहले पढ़ेंगे हम सेक्स डिटरमिनेशन इन वर्ड्स, जिसको कहेंगे हम यहाँ पक्षियों में लिंग निर्धारण। देखिए, तो एक होगा मेल और दूसरी पक्षी होगा फीमेल। तो जो मेल पक्षी होता है उसमें जो लिंग गुणसूत्र होते हैं वो होते हैं जेड, जबकि जो फीमेल होता है उसमें जो क्रोमोसोम्स होते हैं ऑटोसोम्स होंगे, बाकी सेक्स क्रोमोसोम होंगे वहाँ पर होते हैं ZW। ठीक, तो यहाँ पर तो एक ही प्रकार के स्पर्म बनेंगे, अर्थात मेल जो है यहाँ पर होमोगैमेटी होगा, जबकि फीमेल में अगर हम देखें तो यहाँ पर 2 तरीके के ओवम बनेंगे, एग बनेंगे यहाँ पर ये। एक में Z क्रोमोसोम होगा और एक में W होगा। तो इसको बोलते हैं विषम युग्म की हेटेरोगैमिटी कहेंगे यहाँ पर ये। तो ये हेटेरोगैमिटी होता है। अब देखिए क्या होता है यहाँ पर ये, जैसे एक मेल है और दूसरा फीमेल है, तो मेल में यहाँ पर होंगे Z, फीमेल में होंगे ZW। तो ये Z इसका और फीमेल का Z, यानी इसका स्पर्म इसका ओवम, यहाँ पर ये होगा Z, तो यहाँ ये होगा मेल। दूसरी तरफ अगर हम देखें तो यहाँ आ जाएगा ZW, ये होगा यहाँ पर फीमेल। तो इस तरीके से यहाँ पर लिंग निर्धारण होता है। दूसरा, मधुमक्खियों में लिंग निर्धारण। पिछले सेट में भी हमने इसको पढ़ा था, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। मधुप, इसका जो NCERT में नाम दे रखा है वो है मधुप। तो इसमें हैप्लॉइड डिप्लॉइड जो है सेक्स डिटरमिनेशन पाया जाता है यहाँ पर ये। अब यहाँ पर क्या होता है, जो फीमेल होती है, क्वीन होती है, उसमें होते हैं 32 क्रोमोसोम्स, और जो मेल होता है जिसको बोलते हैं ड्रोन्स, इसमें होते हैं 16 क्रोमोसोम्स। ये जो फीमेल होती है ये जब एग बनाती है यानी कि ओवम उत्पन्न करती है, तब यहाँ पर क्रिया होती है मियोसिस। यहाँ पर जब स्पर्म बनते हैं तब यहाँ क्रिया होती है माइटोसिस होती है। तो यहाँ 16 और यहाँ 16, यहाँ पर भी 16, ये स्पर्म। अब ये और ये दोनों का यहाँ पर क्या होगा, फ्यूज़न होगा। फ्यूज़न होगा तो यहाँ पर क्रोमोसोम्स हो जाएंगे कितने, 32। तो यहाँ पर ये होगी फीमेल। अब ये किससे बन रही है, निषेचित अंडों से बन रही है। किससे, निषेचित जो एग्स हैं उससे इनको ये बन रहे हैं। तो इससे यहाँ पर बनती है या तो रानी या फिर बनते हैं वांध्य श्रमिक। अब यहाँ देखेंगे तो यहाँ ये जो एग रह गया
ये कैसा है? अनिषेचित, अनफर्टिलाइज्ड है। तो अनफर्टिलाइज्ड एग से जो जायगोट बना है, इससे बनेंगे यहाँ पर सीधे सीधे नर, या हम कह सकते हैं ड्रोन्स बनते हैं यहाँ पर। तो इस तरीके से इसमें जो है वो लिंग निर्धारण देखने के लिए मिलता है। इसको बोलते हैं हैप्लॉइड डिप्लॉइड सेक्स डिटर्मिनेशन कहते हैं यहाँ पर। ये क्वेश्चन है 4 प्रोटीन संश्लेषण में आरएनए का क्या योगदान है? जो आरएनए है उसका क्या योगदान होता है? तो प्रोटीन सिंथेसिस में, प्रोटीन संश्लेषण में आरएनए का योगदान। अब यहाँ पर 3 प्रकार का आरएनए होता है। एक होता है mRNA, दूसरा होता है tRNA और तीसरा होता है rRNA। ठीक, तो जो mRNA होता है, mRNA पर पाया जाता है कोडॉन, जेनेटिक कोड पाए जाते हैं। जैसे पहला कोड है AUG है, दूसरा जो कोड है वो है मान लीजिए UUU है, तीसरा कोड है मान लीजिए CUU है, चौथा कोड है मान लीजिए AU और U है। ऐसे ही अगला कोड मान लीजिए है यहाँ पर, उस कोड को हम बोलेंगे CU है। ऐसे ही अगला कोड है मान लीजिए यहाँ पर कोई कोड मान लें हम, जैसे यहाँ पर है GUU कोड है। तो इस तरीके से mRNA पर क्या होते हैं? कोडॉन होते हैं। अब इससे बनेगी पेप्टाइड चेन। तो पेप्टाइड चेन में सबसे पहला वाला यहाँ पर ये जोड़ेगा मिथियोनिन अमीनो अम्ल के लिए, ये वाला। अब ये UU हो गया, तो ये जोड़ेगा यहाँ पर अपने साथ पेप्टाइड बॉन्ड द्वारा फिनाइल एलानीन के लिए। अब मान लीजिए आ गया तीसरा वाला CUU हो गया, ये जोड़ेगा ल्यूसिन अमीनो अम्ल के लिए। अब आ गया चौथा वाला AUU, तो ये जोड़ेगा आइसोल्यूसिन अमीनो एसिड के लिए पेप्टाइड बॉन्ड द्वारा। जैसे ये आ गया CUU आ गया, तो ये जोड़ेगा मान लीजिए प्रोलीन अमीनो एसिड के लिए। जैसे GUU आ गया, तो ये जोड़ेगा मान लीजिए बैलिन अमीनो एसिड के लिए। तो mRNA क्या करता है? अमीनो एसिड का क्रम निर्धारित करता है। दूसरा tRNA क्या करता है? tRNA कुछ इस तरीके से इसकी स्ट्रक्चर होती है ये। तो tRNA क्या करेगा? जैसे यहाँ पहले वाला मिथियोन है, तो ये मिथियोनिन को यहाँ पहुँचाने का काम करेगा। तो ये क्या करता है? ट्रांसफर आरएनए, आंतरण अणु कहते हैं, अनुकूलक अणु भी इसके लिए कहते हैं। तो tRNA क्या करेगा? ये सभी अमीनो अम्लों को यहाँ एक चैन में लाने का काम किसने किया होगा? tRNA किया होगा। rRNA क्या करता है? ये बनाता है राइबोसोम बनाता है। तो राइबोसोम में क्या होता है? एक लार्ज यूनिट होती है और एक स्मॉल यूनिट होती है, एक छोटी इकाई और एक बड़ी इकाई होती है। तो राइबोसोम बनाने का काम कौन करेगा? rRNA करेगा। आरएनए जो है प्रोटीन के साथ मिलकर राइबोसोमल आरएनए बनाता है। तो राइबोसोमल आरएनए पर होती है एक पी साइट और एक ए साइट होती है। तो ये तीनों प्रकार के आरएनए मिलकर क्या करते हैं? प्रोटीन की जो पेप्टाइड चेन है उसके निर्माण का कार्य करते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन है यहाँ पर 4
मलेरिया परजीवी के जीवन चक्र का स्वच्छ नामांकित चित्र बनाइए। तो इसमें हम क्या करेंगे, मलेरिया जो परजीवी है इसके जीवन चक्र का स्वच्छ नामांकित चित्र बनाएंगे। जैसे हाथ पर बैठा हुआ मच्छर से निकलकर जो स्पोरोजोइट हैं वो कहाँ दिखा देंगे हम, लीवर में। लीवर के अंदर हम दिखाएंगे कि अलैंगिक जनन, सेल्स में अलैंगिक जनन हो रहा है और बहुत सारी जो सेल्स हैं वो बन रही हैं यहाँ पर। ये वो सेल्स फिर निकलकर ब्लड सेल्स में जाती हैं, तो ब्लड सेल्स में हम दिखा देंगे, वहाँ से निकलकर जो है युग्मक बनेंगे और युग्मक नर मादा युग्मक होते हैं। अब यही जो जब मच्छर काटता है तो नर मादा युग्मक मच्छर के आंत में चले जाते हैं। आंत में जाने के बाद वहाँ पर ये निषेचन की क्रिया करते हैं और यहाँ पर ये जाइगोट बना देते हैं। उसमें फिर डेवलपमेंट होता है उसके स्टोमक में जाकर और स्पोरोजोइट बन जाते हैं यहाँ पर। ये तो इस तरीके से इसका जीवन चक्र देखकर बना देंगे। यहाँ क्वेश्चन आता है अगला, बायो फर्टिलाइजर क्या है। बायो फर्टिलाइजर क्या है, कृषि में इसकी क्या उपयोगिता है। तो इसको बोलते हैं जैव उर्वरक, कृषि में इसका उपयोग। जैव उर्वरक देखिए क्या है, बायो फर्टिलाइजर। बायो फर्टिलाइजर तो ये जो हैं एक प्रकार के सूक्ष्म जीव हैं जो मृदा की पोषक गुणवत्ता बढ़ाते हैं। अब यहाँ पर क्या होता है, रसायन की ज़रूरत नहीं होती है, रसायनों की ज़रूरत नहीं होती है यहाँ पर। जैसे साइनोबैक्टीरिया, कुछ साइनोबैक्टीरिया हैं जो मृदा की जो क्या कहते हैं पोषक गुणवत्ता है उसको बढ़ा देंगे यहाँ पर। ये जैसे नॉस्टॉक एनाविना, नॉस्टॉक एनाविना, एसिलोटोरिया आदि होते हैं यहाँ पर ये। अब कुछ दलहनी फसलों की जड़ों में पाए जाते हैं, उनको यहाँ पर हम बोलेंगे जीवाणु। जीवाणु में जैसे राइजोबियम, लेग्यूमिनोसोरम, ये जीवाणु क्या करता है, दलहनी पौधों की जड़ों में पाया जाता है और ये जो भूमि की उपजाऊ क्षमता के लिए बढ़ा देता है, यानी उसमें नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करता है, नाइट्रोजन स्थिरीकरण का काम करता है। अब यहीं पर क्या होते हैं, कुछ और भी जीवाणु पाए जाते हैं जिनका उपयोग अब आज के समय में बायो फर्टिलाइजर के रूप में किया जाता है। जैसे यहाँ पर एजो स्पाइरिलम, ये मिट्टी में स्वतंत्र रूप से मिलता है। ऐसे ही एक और आता है मार्केट में भी मिलता है, ये एजेटोबैक्टर। तो एजेटोबैक्टर ये दोनों जो हैं सॉइल में फ्री रूप में मिलते हैं और जो मृदा है उस मृदा में जो वायुमंडलीय नाइट्रोजन है उसका फिक्सेशन करते हैं। तो यहाँ पर ये क्या करेंगे, वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं यहाँ पर ये। ऐसे यहाँ पर कवक भी आता है जिसको बोलते हैं माइकोराइजा। तो ये जो है विभिन्न प्रकार के एक कवक है, सहजीवी संबंध में पाया जाता है। अब ये जो है जो माइकोराइजा है फास्फोरस अवशोषण को बढ़ा देता है, फास्फोरस
अवशोषण को बढ़ाता है। तो इस प्रकार से ये जो हैं विभिन्न प्रकार के जैव उर्वरक हैं जिनका प्रयोग आज के समय में कृषि में किया जा रहा है, और ये जो है हानिकारक भी नहीं होते हैं। यहाँ पर ये क्वेश्चन है, यहाँ पर प्लाज्मिड वेक्टर पर टिप्पणी लिखिए। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर क्वेश्चन 5 खा, तो यहाँ जो है टिप्पणी लिखनी है छोटी सी प्लाज्मिड वेक्टर के ऊपर। प्लाज्मिड वेक्टर के ऊपर लिखनी है। तो प्लाज्मिड वेक्टर का मतलब है कि ये जो प्लाज्मिड है ये पाए जाते हैं बैक्टीरिया में। अब ये जो हैं प्लाज्मिड होते हैं, ये जो बैक्टीरियल क्रोमोसोम होता है उससे अतिरिक्त होते हैं, वृत्ताकार होते हैं। इनकी संख्या जो है 1 से लेकर और 100 या उससे अधिक हो सकती है। दूसरा ये है कि ये जो प्लाज्मिड हैं किसी दूसरे जीव के अंदर ये डाल दिए जाएं तो वहाँ पर भी ये अपना रेप्लिकेशन प्रारंभ कर देते हैं। तो यहीं पर हम प्लाज्मिड की बात करें तो एक तो प्लाज्मिड है PVR 322। एक प्लाज्मिड है जिसका प्रयोग होता है जिसको बोलते हैं TI प्लाज्मिड। एक तीसरा प्लाज्मिड और है जिसको बोलते हैं RI प्लाज्मिड कहते हैं। अब यहीं पर हम एक प्लाज्मिड पढ़ेंगे जो क्लास 12th में NCERT में पढ़ना है। जैसे ये प्लाज्मिड है, इस प्लाज्मिड में अगर हम देखें तो 3 चीज़ें इसके अंदर होनी चाहिए। एक तो इसके अंदर ये ओरिजिन होना चाहिए, ये वाला ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, अर्थात यहीं से ये वो स्थान है जहाँ से ये प्लाज्मिड अपना रेप्लिकेशन शुरू करेगा, अर्थात द्विगुणन प्रारंभ करेगा, अपनी प्रतिकृति बनाना शुरू कर देता है। दूसरी जो है इसके अंदर एक इम्पोर्टेंट चीज़ ये होनी चाहिए कि इसमें जो है एक जीन है जिसको हम बोलेंगे एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन, जैसे एम्पीसिलिन रेजिस्टेंट जीन हो गया। दूसरा, इनकी संख्या 1 या 1 से अधिक भी हो सकती है। जैसे ये अंदर वाली साइड पर एक और जीन है जिसको बोलेंगे टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन कहते हैं। इसके अलावा यहाँ पर जो चीज़ देखने के लिए मिलती है वो है रिस्टिकेशन साइट। जैसे यहाँ मान लीजिए एक रिस्टिकेशन साइट है, वो है ई कोलाई R फर्स्ट के लिए है। दूसरी रिस्टिकेशन साइट्स है फर्स्ट के लिए है यहाँ पर। तीसरी रिस्टिकेशन साइट है यहाँ पर हिंड थर्ड के लिए है। ऐसे ही यहाँ पर वैम H फर्स्ट के लिए। यहाँ पर एक और साइट है जिसको बोलेंगे SAL फर्स्ट। यहाँ पर जो साइट है इसको बोलेंगे यहाँ पर ये ROP। यहाँ पर ये बताएगा कि इससे कितनी प्रतिकृतियाँ अपनी बन सकती हैं। PVU सेकेंड हो गया यहाँ पर। यहाँ साइट है PST फर्स्ट और यहाँ साइट है PVU। तो ये प्लाज्मिड हो गया यहाँ पर ये। तो प्लाज्मिड में 3 चीज़ें होनी चाहिए, इसकी जो विशेषता होनी चाहिए। सबसे पहला ये है कि इसमें ओरिजिन होना चाहिए। दूसरी बात यह है कि इसमें सेलेक्टेबल मार्कर होने चाहिए, जिसको हिंदी में बोलते हैं वर्ण योग्य चिह्नक होने चाहिए। तीसरी, इसमें क्लोनिंग साइट होनी चाहिए, क्लोनिंग साइट होनी चाहिए।
तो ये जो है प्लाज्मिड में ये चीज़ें यहाँ पर देखने के लिए मिलनी चाहिए। तो ये हो गया प्लाज्मिड, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये।